नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका भारत नीति अधिकारी पर। मैं हूं सिद्धार्थ सचगोत्रा और आज हम बात करेंगे एक ऐसे सच की जो हमेशा से डिस्टॉर्ट किया गया। एक सवाल जो बार बार उठता है कि भारत क्या हमेशा इन्वेडेड रहा है या क्या हम कभी कॉन्करर्स भी थे। इतिहास के नाम पर हमें सिर्फ एक ही चीज पढ़ाई गई कि हर बार भारत हारा, हम हमेशा गुलाम बने। लेकिन असली सच उससे कहीं ज्यादा गहरा है। भारत न कभी विनाशक बना और न उस बारे में कभी सोचने का प्रयास किया। और दोस्तों, यही हमारे इतिहास की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इस एपिसोड में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे भारत एक समृद्ध, शांतिप्रिय और विश्वगुरु था, और कैसे धीरे धीरे हमारी पहचान को ही डिस्टॉर्ट करने का प्रयास इस हद तक कर दिया गया कि वो ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गए। ऑलमोस्ट। स्कूल की हिस्ट्री बुक्स में आपने एक लाइन हजार बार पढ़ी होगी। हुन आए, तुर्क आए, अफगान आए, मुगल आए, ब्रिटिशर्स आए, और हर बार सिर्फ एक ही चीज रिपीट होती है, भारत हारा, भारत गुलाम बना। लेकिन आपने ये चीज नोटिस शायद नहीं की होगी, और यह हमें पढ़ाया भी नहीं गया है कि भारत की इस सब दौरान नीति क्या थी। हमारे राजा और साम्राज्य एक्सपेंशन के लिए नहीं, बल्कि कोएग्जिस्टेंस के लिए लड़े। ये एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो लूट और नाश करने के बजाय ज्ञान और संस्कृति बताने आई थी। जरा सोचिए, जब सिकंदर, जो कि अलेक्जेंडर है, जब भारत आया, तो उसके लिए एक भारत एक जमीन का टुकड़ा ही था बस। उसे रेजिस्टेंस मिला जब वो आया भारत में। पोरस जैसे राजाओं के द्वारा रेजिस्टेंस मिला। लेकिन उसके बाद क्या भारत ने ग्रीस पर आक्रमण किया? नहीं। हुन और सिंथियन भी आए थे, कुछ एसिमिलेट हो गए और कुछ यही सभ्यता में घुल मिल गए। पर भारत ने कभी उन्हें एक्सटर्मिनेट करने की सोची? नहीं। और इसी वजह से जब आप कहते हो कि भारत क्यों हमेशा इन्वेड होता है, तो जवाब यही है, क्योंकि भारत एक्सपेंशन के बजाय इंटीग्रेशन में विश्वास रखता है। और इसी बात को हमारी हमेशा से कमजोरी माना गया है। हमारे स्कूल की किताबों में सिर्फ ये पढ़ाया गया है कि भारत हमेशा हारा। लेकिन क्या आपको ये बताया गया है कि गुप्ता एम्पायर के दौरान भारत दुनिया के सबसे प्रॉस्पेरस एम्पायर्स में से एक था? क्या आपको ये बताया गया है कि छोल ने अपने समय में साउथ ईस्ट एशिया तक अपना साम्राज्य फैलाया, और वहां के मंदिरों और संस्कृत इंस्क्रिप्शंस में आज भी उस चीज का वर्णन है? नहीं, क्योंकि नैरेटिव हमेशा इनकम्प्लीट ही दिखाया गया है। भारत की असली कहानी सिर्फ हार और गुलामी की नहीं, बल्कि एक सिविलाइजेशन की कहानी है जो कॉन्शियस चॉइस से शांति को ही अपनाती रही है। तो उन सभी लिबरल दोस्तों को, खास प्रकार से जो ये सोचते हैं कि इतिहास सिर्फ एक कॉलोनियल बेड टाइम स्टोरी है, रिलैक्स कीजिए, असली ट्विस्ट तो अभी आना बाकी। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलूंगा उन दिनों में जब इस धरती का नाम कुछ और ही था। तब ना था भारत, ना था इंडिया। तब थे जनपद, यानी छोटे छोटे गणराज्य और राज्य जो अपनी ही सीमाओं में सिमट कर रहते थे। कहीं कुरु राज्य था तो कहीं पांचाल, कहीं मगध राज्य तो कहीं विदेह। सब अपने ही तरीके से जीते थे। लेकिन एक ऐसा युग आया जहां एक सम्राट ने यह सोचा, आखिर हम अलग अलग क्यों? जब हम सब एक ही संस्कृति के वंशज हैं, जब हम एक ही सभ्यता के धरोहर हैं, तो क्यों ना एक हो जाएं? और वही नाम था सम्राट भरत। भरत अपने बचपन से ही वीरता और क्षत्रिय धर्म के प्रतीक बने। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने अपने समय के अन्य राजाओं की तरह कभी भी सिर्फ ये नहीं सोचा कि अपने राज्य का क्या होगा। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट रखना शुरू किया। ये वही समय था जब ट्राइब्स, यानी कि जनपद, अक्सर आपस में लड़ाई करते रहते थे, झगड़े चलते रहते थे। पर भरत ने अब अपनी वीरता और समझदारी से इन्हें एक सूत्र में बांधना शुरू कर दिया।
और यहीं से शुरू हुआ एक यूनाइटेड भारत का सपना, यूनिफिकेशन ऑफ ट्राइब। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में उसे बोलते हैं नेशन बिल्डिंग। दोस्तों, भारत ही पहला राज्य था जहां इस कंसेप्ट को जमीन पे उतारा गया था। उन्होंने ना तो डंडे से सबको जोड़ा, ना लूट मार से। उन्होंने जनपद के राज्यों को अपना सहयोगी बनाया, एक ऐसा संवैधानिक संघ बनाया जिसका अर्थ है फेडरेशन, जहां अलग अलग परंपराओं का सम्मान भी था और एक राष्ट्रीय पहचान भी बनी। जरा सोचिए, यूरोप को एक यूरोपियन यूनियन बनाने में 20वीं सदी लग गई और यहाँ 5000 साल पहले भारत इस विचार को जी रहे थे। नाम भारतवर्ष इसी कारण से, जब भरत सम्राट बने तो ये भूमि उनके नाम पर भारतवर्ष कही गई। यही नहीं, विष्णु पुराण में भी लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेशव दक्षिणम वर्षम ताड़ भारतम नमा भारती यात्र समातिथि। अर्थात हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर की जो भूमि है उसका नाम भारत है, क्योंकि वहां भरत की संतानें बसती हैं। यह सिर्फ भूगोल का वर्णन नहीं है, यह था एक सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी का प्रणाम। और इसीलिए महाभारत के लेखक वेद व्यास ने अपने ग्रंथ का नाम रखा महाभारत, क्योंकि ये सिर्फ एक कुल का खानदान की कहानी नहीं, ये थी भारत वंश की कहानी। भारत के वंश से आगे चला हस्तिनापुर का राज्य, जो बना कुरुवंश। इसी कुरुवंश से हुए पांडव और कौरव, जिनका इतिहास महाभारत में है। यानी अब देखिए, हमारा सबसे महान इतिहास महाभारत भी अपने अस्तित्व का मूल भरत को ही मानता है। इसीलिए ये केवल एक नाम नहीं, ये था एक विरासत जो शताब्दी दर शताब्दी चली आई। दोस्तों, राजा भरत ने एक मिसाल दी कि राष्ट्र धर्म और ज्ञान से बनता है, ना कि तलवार और लूट से। इसीलिए उनका दिया हुआ नाम भारतवर्ष कभी मिट नहीं सका। चाहे अशोक ने धर्म के जरिए राष्ट्र को मजबूत किया, चाहे छोला ने समुद्र की ताकत के जरिए राष्ट्र को फैलाया, चाहे गुप्त ने कला और विद्या के से राष्ट्र को रोशन किया, सभी ने अपनी पहचान भारत एक सिविलाइजेशनल बेस पर रखी। यही था राजा भारत का असली योगदान, एक व्यक्ति जिसने अपने अलग अलग जनपदों को जोड़कर एक राष्ट्र बनाया और उस राष्ट्र को दिया एक नाम जो अमर है, भारतवर्ष। तो दोस्तों, सोचिए, जिस सम्राट ने हमें पहली बार एक राष्ट्र बनाया, जिसका नाम आज भी हम अपनाते हैं, आज उसकी कहानी को हम या तो भूल चुके हैं या उसे सिर्फ एक मिथ मानकर इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि अगर भरत ना होते तो ना होता भारतवर्ष और ना आज हम भारतीय कहलाते। और अगली बार कोई अगर आपको कहे कि इंडिया तो ब्रिटिशर्स की देन है, उनको कहना, हाँ भाई, और महाभारत तो शायद नेटफ्लिक्स की नई टीवी सीरीज है। अब सवाल है, एक नेशन जो यूनाइटेड है, जो धर्म और मर्यादा में बंधा है, उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है समृद्धि। क्योंकि जब सोसाइटी फ्रैगमेंटेड ना हो, जब उसकी वैल्यूज स्ट्रॉन्ग हो, तो प्रॉस्पेरिटी अपने आप ही आती है। और ऐसी ही यूनिटी ने भारत को बनाया, दुनिया की सोने की चिड़िया। सवाल ये है, हमें सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? फर्स्ट सेंचुरी एडी में भारत की दुनिया का जीडीपी का हिस्सा लगभग 1/3 था। जी हाँ, 1/3। सिर्फ सोना चांदी ही नहीं, हमारे यहाँ ज्ञान, कला, दर्शन शास्त्र और आध्यात्मिकता दुनिया को खींच कर लाई थी। चाइनीज यात्री फाहियन और जुआनजांग लिखते हैं कि भारत के लोग धार्मिक हैं और कोई यहाँ भूखा नहीं सोता। ग्रीक मेगासिंथेसिस लिखते हैं कि भारत के किसानों पर युद्ध का असर नहीं पड़ता, क्योंकि राजा उनकी सुरक्षा करते हैं। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय दुनिया में सबसे पहले रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज थी। यहाँ चाइना, कोरिया, मंगोलिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। और भारत एक्सपोर्ट करता था मसाले, सिल्क, हीरे, मोती और वुड्स स्टील, जिससे डमास्कस की तलवारें बनती थी।
और बदले में गोल्ड आता था। इसीलिए कहते हैं इंडिया वॉज द सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। यही थी वो चिड़िया जिसके पंख सोने के थे। जब कोई पूछे कि एंशियंट इंडिया को सोने की चिड़िया क्यों कहते थे, तो बस कहना क्योंकि तब हम विकिपीडिया के बिना अपनी औकात जानते थे। एक सच ये भी है, भारत जितना समृद्ध था उतना ही शांतिप्रिय भी था। हमने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। हमारी तलवार हमेशा सिर्फ रक्षा के लिए उठी, और इसी शांति को कई बार लोगों ने हमारी कमजोरी समझकर बाहरी शासकों ने भारत पर कई दफा आक्रमण किया। लेकिन भारत की एक और पहचान है, सभ्यता जो शरण देती है। जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई अत्याचार हो रहे थे, भारत उन लोगों का घर बना। एक मिसाल है ज़ोरास्ट्रियंस की। जब ईरान में उनके धर्म पर अत्याचार हुआ और उन्हें मरने मारने की कोशिश की गई, तब वो अपना देश छोड़कर यहाँ भारत आए। कथा है उन दिनों के गुजरात की। राजा से शरण मांगी गई ज़ोरास्ट्रियंस ने। राजा ने दूध का प्याला मंगाया और उसमें चीनी मिलाकर दिखाई, जिससे चीनी दूध में घुलकर उसका स्वाद बढ़ा देती है। वैसे ही तुम भी इस मिट्टी में घुल जाओ और इसके स्वाद को बढ़ाओ। और राजा ने उन्हें अपना पहला फायर टेम्पल बनाने के लिए जमीन दी। आज भी भारत उन्हें पारसीस के नाम से जानती है, और उनके योगदान हमारे समाज में अमर है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसी सभ्यता जो दुनिया की सबसे शांति प्रिय, सबसे समृद्ध थी, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसके अपने अस्तित्व पर सवाल उठने लगे? कैसे हमारे इतिहास को सिर्फ मिथोलॉजी कहकर ड्राफ्ट कर दिया गया? कैसे हमारे धर्म को बैकवर्ड का लेबल दे दिया गया? और सबसे बड़ा आघात ये था कि हमारे ही नौजवानों के मन में जहर भरा गया कि अपनी ही पहचान पर शर्म करो। सोचिए, जिस धरती पर लोगों ने देवताओं के साथ जीवन जिया, जहां ज्ञान और अध्यात्मता दुनिया को दी, वही आज अपने इतिहास को झूठ समझने लगे। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ नैरेटिव की गलती नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति थी जो शुरू हुई एक बड़े मोड़ से, जब भारत पर पहला बड़ा मुसलमान आक्रमण। मुल्तान का सूर्य मंदिर, जहां दिन रात आरती होती थी, जहां से पूरे भारत की धर्म शक्ति बनती, वही बना पहला निशाना। और वो सिर्फ एक आक्रमण नहीं, ये था एक सिविलाइजेशनल चैलेंज। दोस्तों, इसका सच मैं दूंगा अगले एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे मुसलमान राज्यों के आक्रमणों की। तब तक याद रखिए, भारत ना हारा, भारत ना जीता, भारत सिर्फ रहा, अपनी परंपरा, अपने धर्म और अपने सभ्यता के साथ। आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। जय भारत। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, अब वक्त है भारत के भूले सच का। क्या आप जानते हैं, भास्कराचार्य ने अपनी किताब सिद्धांत शिरोमणि में गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का वर्णन आइजैक न्यूटन से 500 साल पहले कर दिया था। सोचो जरा, जहां दुनिया अंधेरे में थी, भारत तब भी ज्ञान का प्रकाश फैला रहा था। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक और भारत के भूले सच के साथ। धन्यवाद।